Hello students, today we discuss about contraceptive method. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये एक्चुअल में किसके लिए अप्लाई किए जाते हैं मेथड। तो सबसे पहले अपन ये देखिए व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो वर्ड यूज किया कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स होता है कॉन्ट्रासेप्शन इज इक्वल टू प्रिवेंटिव मेथड, मीन्स प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज को रोक। इस मेथड को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वाई, इस मेथड का यूज अपन क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह है कि ये मेथड अपन को पॉपुलेशन कंट्रोल में यूज होती है, क्योंकि अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोकने के लिए अपन ने कौन सा मेथड यूज किया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इस मेथड में कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसीज को रोकना। अब प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए इन मेथड का यूज क्यों करते हैं अपन, तो क्वेश्चन उठता है व्हाई यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है फर्स्ट कि ये इजीली अवेलेबल। दूसरी वजह इसमें आती है नो साइड इफेक्ट, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता या वेरी लेस। थर्ड वन इज द मोस्ट इफेक्टिव, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इन मेथड का यूज करके अपन प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। अब प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए अपन ने जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किए हैं, इन मेथड में आखिर कौन कौन से मेथड होते हैं, तो अपन देखते हैं कौन कौन से इसके टाइप होते हैं मेथड्स के। तो टाइप में सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं मेथड। 2 टाइप में वन इज द टेम्पोरेरी मेथड और स्पेसिंग मेथड, इसको स्पेसिंग मेथड कहते हैं। सेकंड वन इज द परमानेंट मेथड, ऐसे मेथड जिनके द्वारा अपन टेम्परेरी मींस कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, परमानेंट में अपन परमानेंटली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। तो ये जो टेम्परेरी मेथड है अपन देखें, सबसे पहले फर्स्ट अपन इसमें कवर करते हैं टेम्परेरी मेथड। तो वन इज द टेम्परेरी मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसमें देखते हैं अपन टेम्परेरी मेथड में कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल में ये 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड में वन इज द, पहला इसमें मेथड है नेचुरल मेथड, सेकंड वन इज द केमिकल मेथड, थर्ड इज द हार्मोनल मेथड एंड फोर्थ अपना मेथड इसमें आता है केमिकल, नेचुरल, हार्मोनल एंड बैरियर मेथड। तो ये जो 4 मेथड हैं, इन 4 मेथड में अपन सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड। फर्स्ट वन इज द नेचुरल मेथड। तो चलिए पहला अपना यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं इसमें नेचुरल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो नेचुरल मेथड है, तो नेचुरल का मतलब है इसमें अपन ना तो किसी केमिकल का यूज करते हैं, ना किसी तरह की हार्मोनल पिल्स लेते हैं, ना ही किसी तरह की यूटेराइन डिवाइस यूज करते हैं बैरियर में। इसमें ओनली क्या किया गया, नेचुरली अपन ने प्रेगनेंसीज को रोकना है, मींस नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में देखिए क्या क्या आ सकता है, इसमें नीट में जरूर क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपन देखें पहला इसमें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में अपन देखते हैं पीरियोडिक और रिदमिक एब्स्टेन। यहां पर अपन ने एक वर्ड यूज किया एब्स्टेन। एनसीईआरटी में देखिए ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया गया है। एब्स्टेन्स मीन्स होता है अवॉइड, ओके।
इसका मतलब क्या पर यहाँ पर मेथड है अवॉइड मेथड। तो एनसीईआरटी बुक भी अपन को सामने रखी है और उसमें अपन को देखना ये होता है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो अपन को काम आएंगे। तो अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं इसमें, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में अपन ने कौन सा यूज किया, रिदमिक और पीरियोडिक एब्सटेन। पीरियोडिक एब्सटेन का मतलब ये देखिए, इसका मतलब होता है अवॉइड द सेक्स, सेक्स को अवॉइड करना। अब सेक्स को अवॉइड करने वाला मेथड भाई कब अवॉइड करना, इसमें इंपॉर्टेंट टाइम का है कि किस टाइम पर अपन सेक्स को अवॉइड करें। तो अपन जानते हैं इसमें ये जो सेक्स अवॉइड द सेक्स डेज, तो इसमें अपना ये जो डेज होते हैं वो 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10 से लेकर के 17 डेज का ऐसा पीरियड होता है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन ज्यादा होती है और इस पीरियड में अपन सेक्स को अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो अपने को मालूम था कि अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन देखते हैं 1 to 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और इस साइकिल में 14th डे ओवुलेशन होता है। 14th डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अब आप इसको समझिए कि 14th डे ओवुलेशन होता है, तो इस पीरियड में 10 to 70 डेज कहां पर है। 14th डे ओवुलेशन हुआ तो ऐसे मान के चले अपन 15, 16 एंड 17। इस साइड में अपन 10 से लेते हैं 10, 11, 12 एंड 13। अब आप टोटल काउंट करेंगे तो इसमें टोटल डेज हो रहे हैं अपने 70। ये जो डेज मींस 10 to 70, इन बिटवीन 10 to 17 अवॉइड द सेक्स। इसमें अपन इस पीरियड में अवॉइड द सेक्स। आखिर इस अवॉइड को अपन ने नाम दिया था एब्सटेन, इसलिए टर्म आ रहा है। तो सेक्स को इस ड्यूरेशन में अवॉइड करने से क्या क्यों नहीं होती पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन होती। अपन जनरली पढ़ चुके थे, जैसे ये यूटरस, ये फैलोपियन ट्यूब और इस फैलोपियन ट्यूब में यहां पर अपन देखते हैं ये अपनी सर्विक्स यहां और ये वेजाइनल कैनाल, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। और ये ठीक इसमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या हुआ था कि फर्स्ट 5 डेज 1 to 5 डेज के बिटवीन क्या होती है, ब्लीडिंग। इस ड्यूरेशन में नो सेक्स, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं। तो एक्चुअल में इस मेथड का यूज अपन फोर्थ यूज कर सकते हैं। फोर्थ अपन क्यों यूज करते हैं, फोर्थ वजह है एसटीडीज को रोकना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोक सकते हैं इन मेथड से। अब अपन देखते हैं इसमें कि इन 7 डेज में क्यों पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन है। देखिए ओवरी से ओवुलेशन हुआ, यहाँ पे oocyte आया और ऐसा कब हुआ था 14th डे। 14 के बाद 15, 16 और 17 डेज मींस ये 3 डेज। ये 3 डेज लाइफ स्पैन किसका है, 3 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ इस एग का सेकेंड oocyte का लाइफ स्पैन कितना है, 3 डेज है। 3 डेज मींस 14th डे निकला और 15, 16, 17 डेज यहाँ पे ये रहा। अब इन दिनों में पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन की है। पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन की क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहां से ये स्पर्म मूव करता हुआ यहां तक आ सकता है, ये मान लीजिए स्पर्म। तो ये स्पर्म की पॉसिबिलिटी इन दिनों में फ्यूजन की ज्यादा है, जायगोट बनने की ज्यादा है। दूसरा, अब अपन देखते हैं कि ये 14 to 17 ये ऐसा पीरियड है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इस रूट से मान लीजिए इस रूट से ये क्या जा रहे हैं, स्पर्म। अब ये जो स्पर्म एम्ब्रियो पार्ट में पहुंचता है, स्पर्म इन एम्ब्रियो, तो इस स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है, स्पर्म का लाइफ स्पैन अपन जानते हैं ये भी कितना है, 3 डेज होता है।
72 आवर्स 3 डेज के लिए लाइफ स्पैन होता है। आप ये स्पर्म मान लीजिए, ये स्पर्म 10th डे आया तो 10, 11, 12, 13, ये देखिए ये एक्चुअल में स्पर्म का लाइफ स्पैन है। तो 10th डे स्पर्म यदि आता है तो ये 13 डे तक यहाँ रहेगा और नेक्स्ट 14th डे क्या होता है, ओवुलेशन। तो 10 to 14, 10 to 17 डे, ये जो 7 डे होते हैं, ये जो 7 डेज होते हैं, ये 7 डेज होते हैं डेंजरस। तो इसको डेंजरस पीरियड भी बोलते हैं। डेंजरस पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए डेंजरस पीरियड कौन सा है, बीच के 7 दिन 10 से लेके 17 डेज तक, क्योंकि इस पीरियड में देखिए इस साइड में ओवा, इस साइड में स्पर्म, तो इस तरह से इनके पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूजन ज्यादा है, जायगोट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मींस क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरी एक और वजह थी कि अपन जानते हैं कि ओवरी के अंदर जैसे ये ओवेरियन साइकिल, तो इस ओवेरियन साइकिल में ग्रेफिन फॉलिकल से ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। इस ग्रेफिन फॉलिकल से क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये आते हैं कहां पर, यूटेरस के अंदर, और इस एंडोमेट्रियम को मोटा करते हैं। ये एंडोमेट्रियम मोटी होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अब आप देखिए आगे अपन को इसका यूज होगा। तो पहला केस अपना निकला कि पीरियोडिक और रिदमिक एब्स्टेन, एक पर्टिकुलर पीरियड में सेक्स को अवॉइड किया जाए। वो कौन सा पीरियड होता है, 10 to 17 डेज। अब 10 से पहले मान लीजिए इस पीरियड में सेक्स हुआ, 17 डेज के बाद सेक्स हुआ, तो इस पीरियड में सेक्स सेफ है या नहीं, इस सेफ सेक्स फॉर फर्टिलाइजेशन, मींस इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे अपन कह सकते हैं रूल ऑफ 777, रूल ऑफ 777, और 777 क्या है, देखिए फर्स्ट 7 डे नो पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बट बीच वाले 7 में पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन है, ये वाला डेंजरस है। और उसके बाद फिर अपन देखते हैं तो दूसरा ये 7 डे, इस 7 डे में कोई पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो अपन को पहले सेक्स अवॉइड करना है, इसी को नाम दिया जाता है रिदमिक एब्स्टेन, याद रखो ये एनसीईआरटी वर्ड है। दूसरा अब अपन देखते हैं इसमें सेकंड मेथड नेचुरल क्या हो सकता है। ये जो सेकंड मेथड नेचुरल का देखते हैं वो अपना आता है विथड्रॉल। सेकंड मेथड क्या है, विथड्रॉल और कोइटस, ये वर्ड भी एनसीईआरटी का, कोइटस इंटरप्टस। देखिए सेकंड अपना जो नेचुरल मेथड है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। ये विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, अब इसमें क्या होता है वो देखिए, जैसे मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर। अब मेल पार्टनर इंसेमिनेट करेगा पेनिस को, इंसेमिनेशन होगा, बट इंसेमिनेशन के बाद में इजैकुलेशन मींस सीमन का बॉडी से बाहर आना। और ये देखिए ध्यान दीजिए, इंसेमिनेशन का मतलब होता है फीमेल बॉडी के अंदर सीमन को रिलीज करना। इंसेमिनेशन मींस, इसको इंसेमिनेशन नहीं कर अपन इंसर्शन कहें तो ज्यादा अच्छा है। इंसर्शन मींस मेल पेनिस इंसर्ट द वजाइना, बट इंसेमिनेशन नो। इसमें इंसेमिनेट का मतलब है मेल अपने सीमन को फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट नहीं करेगा, मतलब रिलीज नहीं करेगा। इंसेमिनेट नो मतलब इसमें इंसेमिनेशन नहीं होगा। बट
but ejaculation outside of it, वेजाइना के बाहर मेल ने सीमन को रिलीज किया। कुल मिला के बात ये हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, इंसर्शन हुआ, इंसेमिनेशन नहीं हुआ, बल्कि मेल ने पेनिस को इंसेमिनेशन के टाइम पर, इजैकुलेशन के टाइम पर फीमेल वेजाइना से एग्जिट कर लिया, बाहर कर लिया, और बाहर फिर इजैकुलेशन हुआ। तो इससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सीमन अंदर इंसर्ट नहीं, सीमन इंसेमिनेशन नहीं हुआ, उसके बाद जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म नहीं जा पाएगा, फ्यूजन नहीं हो पाएगा, जायगोट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है अपन बच गए किससे, प्रेगनेंसी से अपना क्लियर हो गया, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में थर्ड एक और मेथड है, वो है अपना लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ध्यान दीजिए, लैक्टेशनल का मतलब होता है, लैक्टेशनल वर्ड किसके लिए आता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मिल्क फीडिंग के लिए। अब मिल्क फीडिंग वाली प्रोसेस अपन पहले पढ़ चुके हैं। मिल्क फीडिंग में अपन ने क्या देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अपन देखें जैसे बेबी, तो बेबी सक करेगा निपल को, निपल सक होगा तो निपल से सेंसेशन जाएंगे, सेंसेशन किसको गया, यहां से सेंसेशन टू हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से निकलेगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये तो एक प्रोसेस है। दूसरा एक और प्रोसेस कि जो मिल्क सिंथेसिस होता है, तो मिल्क सिंथेसिस में क्या होता है, अपन को ये पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपनी यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, सीक्रेट करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है मिल्क सिंथेसिस हार्मोन, वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं, LTH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन किसके लिए होता है, फॉर मिल्क सिंथेसिस। ये मिल्क सिंथेसिस के लिए जरूरी हार्मोन होता है, मिल्क बनाने के लिए जरूरी हार्मोन होता है। अब क्या होगा वो देखिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग होगी। ब्रेस्ट फीडिंग में अब इस रूट पर मिल्क सिंथेसिस के लिए किसका लेवल इंक्रीज होगा, अब आप देखिए LTH इंक्रीज हो जाएगा। जब LTH इंक्रीज होगा तो यानी जो मां अपने बच्चे को मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उस ब्रेस्ट फीडिंग ये वाला जो लैक्टेशनल एमिनोरिया है, ये कब तक इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव टिल 6 months आफ्टर बर्थ, आफ्टर पार्टुरेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके नीट में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। डिलीवरी हो गई, बर्थ हो गया, पार्चुरेशन हो गया, पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ये वाला मेथड इफेक्टिव होता है किसके लिए, फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब क्या था, एमिनोरिया मीन्स होता है मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट। मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, एमिनोरिया। अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा 6 महीने तक, जब तक मां अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह होती है प्रोलैक्टिन। ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड प्रोलैक्टिन इंक्रीज। जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है तो देखिए क्या होगा, ये प्रोलैक्टिन जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा और दूसरा इसका इफेक्ट किस पर आएगा, हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस पर भी नेगेटिव फीडबैक डालेगा, इस पर भी ये नेगेटिव फीडबैक डालेगा।
नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से नेगेटिव फीडबैक, देखिए जीएनआरएच का हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है एफएसएच एंड एलएच, और एफएसएच एंड एलएच ये दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ध्यान दीजिए, मीन्स ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड प्रोलैक्टिन इंक्रीज्ड इन द मदर ब्लड। प्रोलैक्टिन बड़ा होगा तो जैसे जैसे प्रोलैक्टिन बढ़ेगा वैसे नेगेटिव फीडबैक डालेगा वो जीएनआरएच पे, मतलब हाइपोथैलेमस पे डालेगा, तो जीएनआरएच कम निकलेगा। जीएनआरएच कम निकलेगा तो एंटी पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कम निकलेगा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कम निकलेगा मतलब एफएसएच और एलएच नहीं निकलेगा, मतलब क्या नहीं होगा, ओवुलेशन। ध्यान दें, तो इन सच पीरियड एमिनोरिया का मतलब तो था मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट एंड आल्सो ओवुलेशन एब्सेंट, दोनों एब्सेंट होंगे। ओवुलेशन क्यों एब्सेंट है? क्योंकि जीटीएच माने एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो गया। अब दूसरी एक और बात आ रही है कि एफएसएच एंड एलएच कहाँ काम करते हैं? ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या बनाते हैं? ग्रेफिन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रेफिन फॉलिकल से निकलता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? यूटेराइन बेड। अब यूटेराइन बेड नहीं बनेगा, ध्यान देना, यूटेराइन बेड का ब्रेक होना ही क्या कहला, उसी की वजह से ब्लीडिंग होती थी, तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी के अंदर से नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ ओवरी पे एक्ट कौन नहीं कर रहा? एफएसएच और एलएच, तो क्या नहीं होगा? ओवुलेशन। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है, ओवुलेशन एब्सेंट है। जब दोनों ही एब्सेंट है तो नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। और ये वाला मेथड कब तक इफेक्टिव होता है? ओनली अप टू द 6 मंथ आफ्टर पार्टुरेशन। दी 3 मेथड फॉर, ये तीनों मेथड क्या है? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर? इज इट क्लियर?